तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं नए टॉपिक से। टॉपिक का नाम है थर्मल प्रॉपर्टी गुण। गुण में हम पढ़ेंगे ऊष्मा क्या होती है, टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर को कैसे मेजर कर सकते हैं, हीट को कैसे मेजर कर सकते हैं, पदार्थ किन किन अवस्थाओं में होता है के कारण से। तो सबसे पहले यदि हम चैप्टर की बात करें तो चैप्टर का नाम क्या होगा, थर्मल प्रॉपर्टीज यानी कि ऊष्मीय गुण। ऊष्मीय गुण में हम सबसे पहले समझने की कोशिश ऊष्मा क्या होती है। तो ऊष्मा क्या है, ऊष्मा एक ऊर्जा है। हीट क्या है, हीट एक एनर्जी है। यह एक ऐसी एनर्जी है जो कि टेम्परेचर के डिफरेंस के आधार पर, ताप में परिवर्तन के आधार पर एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, या एक ही वस्तु के एक हिस्से से दूसरी हिस्से में, या फिर किसी वस्तु से उसके चारों तरफ ट्रांसफर हो, चारों तरफ फैल सकती है। यानी कि ऊष्मा का मीनिंग होगा, ऊष्मा एनर्जी है, एक एनर्जी है जो कि ट्रांसफर हो सकती है फ्रॉम हीट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट। गर्म वस्तु से ठंडे वस्तु की तरफ, या एक ही वस्तु में गर्म हिस्से से ठंडे हिस्से की तरफ ऊष्मा क्या हो सकती है, ट्रांसफर हो सकती है, ऊष्मा का संचलन हो सकता है। इसमें यदि हम आगे बढ़ें तो आगे हम समझने की कोशिश करते हैं टेम्परेचर क्या है, ताप क्या है। जैसा कि अभी हमने देखा है, ऊष्मा ताप में परिवर्तन के आधार पर ही ट्रांसफर हो सकती है और हीट ऑब्जेक्ट से या हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ जाएगी। यानी कि हमको ऊष्मा ट्रांसफर को यदि देखना है तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा टेम्परेचर को। तो टेम्परेचर का मतलब यही होता है कि कोई वस्तु है, वह वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, इसको मेजर करना है, इसको मापना है। तो इसको जिस राशि से मेजर करेंगे वो क्या है, टेम्परेचर। जैसे मान लेते हैं कि एक रॉड है, एक छड़ है, रॉड है, यह हिस्सा 20 डिग्री सेल्सियस पर है और यह हिस्सा है 25 डिग्री सेल्सियस। तो ऑब्वियस सी बात है, यह हिस्सा क्या है, एक कोल्ड है, थोड़ा ठंडा है, और यह हिस्सा क्या है, थोड़ा सा गर्म है। यानी कि ऑब्जेक्ट के ठंडेपन को या ऑब्जेक्ट के गर्मपन को, ऑब्जेक्ट ठंडा है कि गर्म कौन बताएगा, टेम्परेचर। लेकिन एक बार यदि हमको टेम्परेचर का डिफरेंस पता चल गया तो हम ये बता पाएंगे कि जो उष्मा है, जो हीट है, किधर से किधर ट्रांसफर होगी। यानी कि इसके यदि देखा जाए तो हीट ट्रांसफर होगी 25 डिग्री से 30 डिग्री तरफ ट्रांसफर। तो दोनों में अंतर समझना है। हीट क्या है, हीट एक ऊर्जा है, और टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर ठंडेपन को या गर्म वस्तु को पहचानने का तरीका है। हम टेम्परेचर के आधार पर ही उन्हें पहचान पाएंगे। यदि हम हीट की बात करें तो हीट क्या है, एनर्जी है। तो एनर्जी की यदि यूनिट की बात करें, हीट का यूनिट क्या हो सकता है, जूल हो सकता है। हीट का यूनिट कैलोरी हो सकता है। यदि हम बात करें हीट का यूनिट क्या होगा, हीट की इकाई क्या होगी, इसकी इकाई हो गई कैलोरी हो सकती। और यदि डिवाइस का नाम पूछा कि किससे हम हीट को मेजर कर सकते हैं, यानी कि यदि हमको उष्मा को मापना है तो किस यंत्र से या किस डिवाइस से मेजर कर सकते हैं, तो इसका नाम है कैलोरी मीटर। कैलोरी मीटर यानी कि कैलोरी मीटर से हम माप सकते हैं उष्मा को। टेम्परेचर को यदि मापना है तो हमको पता है कि टेम्परेचर की पहली बात तो हमको टेम्परेचर पता चल गया। टेम्परेचर क्या है, कोई बॉडी कोल्ड है कि हॉट है, ये बताने का तरीका है। यदि हम इसके यूनिट की बात करें टेम्परेचर के, तो टेम्परेचर के कई यूनिट होते हैं। केल्विन हो सकता है, सेल्सियस हो सकता है, सब इसके यूनिट्स हैं। यदि हम डिवाइस की बात करें, इस डिवाइस से हम टेम्परेचर को मापेंगे, टेम्परेचर को मेजर करेंगे, उस डिवाइस का नाम क्या होगा, डिवाइस टू मेजर टेम्परेचर। डिवाइस टू मेजर
टेम्परेचर डिवाइस टू मेजर टेम्परेचर का नाम क्या होगा? इसका नाम होता है थर्मोमीटर, यानी तापमापी। थर्मोमीटर, तापमाप। यदि हम आगे बढ़े तो जैसा कि अभी हमने देखा है कि टेम्परेचर को मापने के अलग अलग पैमाने हो सकते हैं, अलग अलग यंत्र हो सकते हैं, अलग अलग तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम बात करें तो 3 पैमाने मुख्यतः हम पढ़ते हैं टेम्परेचर को मापने के लिए। जैसे एक पैमाना हो गया हमारा डिग्री सेल्सियस, दूसरा पैमाना हो गया हमारा डिग्री फारेनहाइट, और तीसरा पैमाना हो गया केल्विन। ठीक है, यदि हम इसको देखें तो सेल्सियस में यदि हम बात करें तो सेल्सियस, मान लीजिए सेल्सियस का स्केल है, सेल्सियस का पैमाना है, तो सेल्सियस की पैमाना 0 से शुरू होता है, 0 डिग्री सेल्सियस से शुरू होगा और 100 पे खत्म हो जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो सकता है? यदि पानी को बर्फ बनाना हो या बर्फ को पानी में कन्वर्ट करना हो, टेम्परेचर चाहिए 0 डिग्री सेल्सियस। यदि पानी को भाप बनाना हो या फिर भाप को पानी बनाना हो, तब टेम्परेचर कितना चाहिए? 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसी को रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं, यानी कि बर्फ के गलन वाले टेम्परेचर को या फिर पानी के जमने वाले टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस मान लेंगे, पानी के भाप बनने वाले टेम्परेचर को या फिर भाप के पानी बनने वाले टेम्परेचर को हम 100 डिग्री सेल्सियस मान लेंगे। यदि हम फारेनहाइट की बात करें, फारेनहाइट में जो लोअर इंड है वो होता है 32 डिग्री फारेनहाइट, और जो अपर इंड है वह होगा 212 डिग्री फारेनहाइट, यानी कि 32 डिग्री फारेनहाइट पर बर्फ पानी में और पानी बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा, और 212 डिग्री फारेनहाइट पर पानी भाप में और भाप पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि हम केल्विन की बात करें तो केल्विन होता है, केल्विन का जो लोअर है वो है 273.15 केल्विन, और जो हायर है वो है 373.15 केल्विन, यानी कि 273.15 273.15 केल्विन पर बर्फ जो है पानी में बदल जाएगा और पानी बर्फ में बदल जाएगी। 373.15 केल्विन पर या फिर 373.15 केल्विन पर क्या होगा? पानी जो है भाप में बदल जाएगी, और भाप किस में बदल जाएगा? पानी में बदल। तो यदि हम डिवीजन की बात करें कि यह जो पैमाना है तो कितने भागों में बांट सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, हमको 0 से 100 तक, तो इस कितने डिवीजन हो गए? 100। 32 से 212 तक कितने डिवीजन हो गए? 180। और 273.15 से 373.15 तक कितने डिवीजन हो गए? 100 हो गए। तो यदि इस मेजरमेंट के आधार पर हम कन्वर्जन को सीखने की कोशिश करें कि कैसे हम सेल्सियस को फारेनहाइट में बदल सकते हैं, कैसे फारेनहाइट को केल्विन में बदल सकते हैं, कैसे सेल्सियस को केल्विन में बदल सकते हैं, तो यह जो कन्वर्जन है तो हम इससे सीख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि सीखेंगे कैसे इसको। ठीक है, यदि मान लीजिए कोई भी टेम्परेचर है, मान लीजिए सेल्सियस में दिया है, तो लिखेंगे सेल्सियस माइनस इसका जो न्यूनतम टेम्परेचर है, इसका जो रिफरेंस पॉइंट है, लोअर वैल्यू जो है वो कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। तो C माइनस 0 अपान कितने डिवीजन हैं इसमें, देखा था कि डिवीजन कितने? 100 थे। यदि फारेनहाइट की बात करें, फारेनहाइट में लिखेंगे F। यदि इसके लोअर पॉइंट को देखें तो लोअर पॉइंट क्या आ जाएगा? 32 आ जाएगा। और इसमें डिवीजन की बात करें कितने भाग होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, भाग कितने आ जाएंगे? 180 आ जाएंगे। यदि उसी तरह हम केल्विन को समझने की कोशिश करें तो केल्विन में K लिखेंगे, इसका लोअर टेम्परेचर 273.15 लिखेंगे, और डिवीजन कितना कर देंगे? इसमें भी 100 का कर देंगे। तो इस तरीके से हम सेल्सियस को फारेनहाइट में, फारेनहाइट को केल्विन में, और सेल्सियस को केल्विन में बदल सकते हैं। ये कन्वर्जन का तरीका हो जाएगा। यदि हम आगे बढ़ें तो आगे हम देखते हैं कि हीट जो है, जो उष्मा है, जैसा कि अभी हमने सीखा था कि जो उष्मा है वह एक ऊर्जा है, वह एक एनर्जी है, और उष्मा गर्म वस्तु से या गर्म भाग से ठंडे भाग की तरफ क्या होती है? ट्रांसफर हो सकती है, उसका संचरण हो सकता है। तो जो उष्मा ट्रांसफर हो रही है, जो उष्मा का संचरण हो रहा है, वो कितने तरीकों से हो सकता है? तो
अभी हम सीखेंगे कि उष्मा का संचरण 3 तरीकों से हो सकता है। एक को बोलते हैं कंडक्शन, हिंदी में इसे चालन बोल सकते हैं। दूसरे तरीके को बोलेंगे कन्वेक्शन, इसको हम क्या बोल सकते हैं, संवहन बोल सकते हैं। और तीसरा तरीका होगा रेडिएशन, को हम क्या बोलते हैं, विकिरण बोलते हैं। यानी कि उष्मा जो है, उष्मा का संचरण कितने तरीकों से हो सकता है तो हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो हम सीखें। तो उष्मा का संचरण 3 तरीके से हो सकता है। जैसे पहला है जिसको बोलते हैं हम चालन, कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई ऐसी वस्तु है, जैसे लोहा उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं। तो लोहे के इस इंड को हमने गर्म किया, मान लिया कि लोहे के हमने ए इंड को, ए हिस्से को क्या किया, गर्म किया। तो जब यह हिस्सा गर्म होगा तो हमको पता है कि इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, बहुत सारे क्या होंगे, अणु होंगे। ठीक है, तो जो उष्मा है यह अणुओं में ट्रांसफर होता रहेगा। यानी कि पहले यह वाला हिस्सा गर्म होगा, फिर उष्मा को आगे बढ़ाएगा, फिर यह वाला हिस्सा गर्म हो गया, फिर उष्मा को और आगे बढ़ाएगा, फिर ये वाला हिस्सा गर्म हो गया, फिर उष्मा को और आगे बढ़ाएगा, ये हिस्सा वाला गर्म हो गया। और ऐसे करते करते जो रॉड का या छड़ का या इस वस्तु का जो विपरीत वाला हिस्सा है, जो दूसरा हिस्सा है, वो भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। यानी कि धीरे धीरे मान लेते हैं कि पहले टेम्परेचर इसका 0 है, तो 0 से बढ़ के मान लेते हैं कुछ देर में 5 हो जाएगा, कुछ देर में 10 हो जाएगा, कुछ देर में 15 हो जाएगा। ठीक है, और कुछ देर में क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये ध्यान देना है आपको कि उष्मा जो होती है हमेशा जब भी ट्रांसफर होगी तो हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ होगी। यानी कि उष्मा को ट्रांसफर होने के लिए, उष्मा को संचरित होने के लिए हमेशा ताप में परिवर्तन होना जरूरी है, टेम्परेचर में डिफरेंस होना जरूरी है। यदि टेम्परेचर डिफरेंस होगा तभी उष्मा का संचरण होगा, यदि टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है तो संचरण नहीं होगी। जैसे ये 20 है, ये 0 है तो उसका संचरण होगा। जब ये 20 है और ये 5 है तब भी उसका संचरण होगा। या 20 है और ये 10 है तब भी उसका संचरण होगा। ये 20 है, ये 15 है तो भी उसका संचरण होगा। लेकिन जब ये 20 है और ये भी 20 हो गई तो ताप दोनों हिस्से का समान हो गया। और दोनों हिस्से का ताप यदि समान हो जाएगा तो ताप में परिवर्तन नहीं रहेगा, और यदि ताप में परिवर्तन नहीं होगा तो वह संचरित नहीं हो सकती है, वह एक हिस्से से दूसरे हिस्से में नहीं जा सकती। कहने का मतलब हुआ कि चालन में क्या हो रहा है, उष्मा का संचरण हो रहा है। और कैसे हो रहा है, हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ, या फिर हॉट इंड से कोल्ड इंड की तरफ यह ट्रांसफर हो रहा है। और इसमें यह ध्यान देना है, यदि मान लीजिए यह हिस्सा इसका 20 है और इस पे हमने कोई दूसरी रॉड को टच करा दिया और इसका टेम्परेचर मान लीजिए 0 है, तो भी हीट का ट्रांसफर शुरू हो जाएगा। यानी कि इधर से इधर हीट का ट्रांसफर शुरू हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उष्मा का संचरण चालन में कब हो सकता है, जब वस्तुओं को आपस में एक दूसरे के पास लाया जाए, आपस में वस्तुओं को संपर्क में लाया जाए। यानी कि चालन विधि से उष्मा का संचरण तब होगा जब वस्तुएं कांटेक्ट में हों। ठीक है, तो हमको ये चीज ध्यान देना है कि चालन विधि से उष्मा का संचरण तब होगा जब वस्तुएं कांटेक्ट में हो, संपर्क में हो। और साथ ही साथ दूसरा इंफॉर्मेशन याद रखना है कि ताप में क्या हो, परिवर्तन हो, ताप में क्या हो, डिफरेंस हो, अंतर हो, तापांतर हो, तब ट्रांसफर होगा। और इसमें यह ध्यान देना है कि जो अणु हैं वो अणु उसी जगह पे रहेंगे, अणु एक जगह से दूसरे जगह परिवर्तित नहीं होंगे। यदि हम आगे बढ़े तो दूसरा हम देखते हैं कन्वेक्शन, या इसे हम बोल सकते हैं संवहन। और ये याद रखना है कि कंडक्शन का एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल जैसे कि सॉलिड में ट्रांसफर होता है, ठोस वस्तुओं में जब भी उष्मा का संचरण होगा तो किस तरीके से होगा, चालन विधि से होगा, यानी कि कंडक्शन से होगा। यदि हम संवहन को समझने की कोशिश, तो जैसे उदाहरण के तौर पे लेते हैं कि हमने क्या किया, एक केटल ले लिया या कोई पॉट ले लिया, बर्तन ले लिया, उसमें पानी रख दिया और हमने गैस जला दी और उस बर्तन को गैस पे रख दिया, तो पानी क्या होगी, उबलने लगेगी। तो पानी जैसे उदाहरण के तौर पे देखते हैं, जैसे पानी है और हमने इधर हीट दे दी, पानी को हीट दे दिया, तो हीट के कारण से क्या होगा, जो हीट के पास वाले जल के अणु हैं वो क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे। यानी कि इनका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
जब इनका टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होंगे, ऊपर की तरफ मूव करेंगे, ऊपर की तरफ गति करेंगे। तो जब ये ऊपर की तरफ गति करेंगे तो इनका जगह लेने के लिए जो ऊपर के अणु हैं वो आ जाएंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, नीचे वाला हिस्सा ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला हिस्सा नीचे चला जाएगा, यानी कि पूरे के पूरे जल के अणुओं का क्या होने लगेगा, गति होने लगी, जल के अणुओं में गति होने लगी। तो यह भी क्या है, उष्मा संचरण की विधि है, संवहन भी क्या है, उष्मा संचरण की विधि है। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देना है, इसमें जो अणु हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो गति करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और इसके कारण से क्या होता है, उष्मा का संचरण होता है। और इसके एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम, इन लिक्विड, ठीक है। यानी कि इसमें हीट ट्रांसफर होगा, लेकिन ये ध्यान देना है, हीट ट्रांसफर ड्यू टू, हीट ट्रांसफर ड्यू टू, हीट ट्रांसफर, ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर यानी कि उष्मा का संचरण, हीट ट्रांसफर ड्यू टू, ड्यू टू मोशन ऑफ, मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि अणुओं के गति के कारण से हीट का ट्रांसफर होगा। और इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, लिक्विड्स एंड गैस, यानी कि फ्लूइड्स, फ्लूइड्स तरल। यदि हम इन दोनों विधियों को देखें, चाहे हम चालन को ले लें उदाहरण के तौर पे, चाहे हम संवहन को ले लें, दोनों ही विधियों में हमने देखा था कि अणु होने चाहिए। जैसे ठोस में भी यदि उष्मा का ट्रांसफर हो रहा है तो भी अणुओं के माध्यम से होगा, लेकिन उसमें अणु गति नहीं करते। यदि संवहन की बात करें तो संवहन में भी उष्मा का ट्रांसफर होगा, लेकिन उसमें अणु गति करेंगे। यानी कि इन दोनों ही विधियों में अणुओं की जरूरत है। यदि अणु होंगे तभी उष्मा का संचरण या उष्मा का ट्रांसफर इन दोनों विधियों से हो सकता है, यानी कि चालन से और संवहन से। लेकिन हमको पता है तो सूर्य की रोशनी आती है, सूर्य की रोशनी से भी वस्तुएं गर्म हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हीट का ट्रांसफर सूर्य भी कर रहा है। लेकिन हमको पता है कि सूर्य जब निकलेगा, सूर्य से रोशनी जब आएगी तो अपना अधिकांश समय इसमें बिताएगी, वैक्यूम में चलेगी, वो स्पेस में चलेगी, और स्पेस में मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं। यदि मॉलिक्यूल्स नहीं है यानी कि हीट का ट्रांसफर हो सकता है लेकिन बिना मॉलिक्यूल के, ठीक है। तो इस विधि को हम क्या बोलते हैं, इस विधि को हम बोलते हैं रेडिएशन, यानी कि विकिरण, विकिरण। तो विकिरण भी क्या है, ट्रांसफर ऑफ हीट है, ट्रांसफर ऑफ हीट है, ट्रांसफर ऑफ हीट, ट्रांसफर ऑफ हीट का संचरण बिना किसी मीडियम के, विदाउट एनी मीडियम, बिना किसी माध्यम के, बिना माध्यम के मॉलिक्यूल के हीट का ट्रांसफर होगा। तो एग्जांपल क्या हो सकता है इसका, इसका उदाहरण हो सकता है इस हीट ऑप्शन, हीट ऑप्शन का उदाहरण हो सकता है। यदि आगे हम एक टर्म को समझने की कोशिश करें, थर्मल एक्सपेंशन यानी कि ऊष्मीय प्रसार, तो जैसा कि अभी हमने देखा था, एक रॉड थी, वो लोहे की रॉड हो सकती है, उसके एक सिरे को हम गर्म कर रहे थे और हीट का ट्रांसफर हो रहा था, और ये हीट ट्रांसफर होते हुए दूसरे सिरे पे पहुंच जा रही थी, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि मॉलिक्यूल मोशन नहीं करते, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि मॉलिक्यूल मोशन करने लग जाएंगे और उनके बीच की स्पेसिंग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पे हमको पता भी है, जब वस्तुओं को गर्म करेंगे तो उसमें प्रसार भी हो सकता है, में उस वह वस्तु लंबाई में थोड़ी बहुत बढ़ भी सकती है। इसी को क्या बोलते हैं, ऊष्मीय प्रसार, यानी कि ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, ड्यू टू, ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर, ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब होता है बीमा, यानी कि लेंथ, विड्थ, हाइट, वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है। ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर डायमेंशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज, एनी ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज, इंक्रीजेज। और इसी घटना को, इसी परिघटना को, इसी परिघटना को हम क्या बोल सकते हैं, दिस फिनोमिनन, दिस फिनोमिनन कॉल्ड, कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन, एक्सपेंशन प्रसार, प्रसार।
जैसा कि हमको पता है, एक उदाहरण के तौर पे जो रेलवे ट्रैक्स बनाए जाते हैं, जो रेल की पटरियां होती हैं, उनमें गैप बनाया जाता है ताकि जब उसमें प्रसार हो तो उसको एडजस्ट किया जा सके। एग्जाम्पल लिख सकते हैं, गैप रेलवे ट्रैक्स। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक टर्म की बात करते हैं, हीट कैपेसिटी। यदि हम बात करें कि किसी भी वस्तु को ऊष्मा यदि हम दें, किसी भी वस्तु को यदि हम गर्म करते हैं, तो वह दो चीजें कर सकता है। एक क्या होगा, यानी कि यदि हम हीट दे रहे हैं, किसी भी चीज को गर्म कर रहे हैं, किसी भी चीज, जैसे यह एक ऑब्जेक्ट है तो हमने क्या कर दिया, हीट कर दिया, हीट कर दिया, तो दो चीजें होंगी। एक क्या होगा, वस्तु का तापमान क्या होगा, बढ़ सकता है, बढ़ेगा। तो एक होता है टेम्परेचर बढ़ाता है, हीट जब भी देते हैं किसी वस्तु को उसका टेम्परेचर बढ़ता है। दूसरा क्या होता है, जैसे हमको पता है कि यदि हम बर्फ को टेम्परेचर बढ़ा दें, बर्फ का टेम्परेचर 0 से ज्यादा कर दें, तो बर्फ धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होने लगेगा, बर्फ पानी में कन्वर्ट होने लगेगा। यानी कि बर्फ की अवस्था क्या हो रही, बदल रही, क्योंकि बर्फ क्या होता है, ठोस होता है, और पानी क्या होती है, द्रव होती है। यानी कि जब भी किसी वस्तु को ऊष्मा देते तो यह ऊष्मा दो जगहों पे खर्च हो सकती है। एक जगह है कि वस्तु का तापमान बढ़ा देगी, वस्तु का टेम्परेचर बढ़ा देगी, और दूसरा काम क्या कर सकती है, या दूसरा काम ये कर सकती है, वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर सकती है, ठोस को द्रव में परिवर्तित कर सकती है, और द्रव को गैस में परिवर्तित कर सकती है। तो उल्टा भी हो सकता है, यदि हम ऊष्मा को निकाल दें, ऊष्मा को कम कर दें, टेम्परेचर को कम कर दें, तो उस स्थिति में क्या हो सकता है, भाप जल में परिवर्तित हो सकता है, और जल ठोस में परिवर्तित हो सकता है, यानी कि बर्फ में परिवर्तित हो सकता है। तो हीट कैपेसिटी का मतलब होता है, यानी कि यदि हम हीट कैपेसिटी की बात करें, हीट कैपेसिटी की हीट कैपेसिटी की धारिता की बात करें, का हिंदी होता है धारिता। तो जैसा कि अभी हमने बोला है कि जब हम वस्तु को हीट देंगे, उष्मा देंगे, तो टेम्परेचर बढ़ सकता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने वाला जो गुण है किसी वस्तु के अंदर का, वह गुण इस गुण के कारण से उस वस्तु को यदि उष्मा दी जाए तो उस वस्तु का तापमान बढ़ता हो, तापमान में परिवर्तन आता हो, उस गुण को क्या बोलते हैं, उष्माधारिता। ठीक है, तो यदि हम इसके फार्मूला को पढ़ने की कोशिश करें तो होता है, इसका सिंबल हो गया एस, और एस इक्वल टू होता है हीट अपॉन चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि हीट अपॉन चेंज इन टेम्परेचर। हीट यानी कि उष्मा, और चेंज इन टेम्परेचर का मतलब तापांतर, तापांतर, तापांतर। यानी कि विशिष्ट धारिता जो होती है वो किसके लिए जिम्मेदार है, टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। यदि इसके हम यूनिट की बात करें, इकाई क्या हो जाएगी, डेल्टा क्यू का हो जाएगा जूल, और डेल्टा टी यानी कि टेम्परेचर है, टेम्परेचर का क्या हो सकता है, केल्विन का हो जाएगा जे ए -1। आगे एक टर्म हम पढ़ते हैं, विशिष्ट उष्मा, विशिष्ट उष्मा, विशिष्ट उष्मा। विशिष्ट उष्मा का मतलब क्या होता है, जो उष्मा धारिता है उसको हम द्रव्यमान से, वस्तु के द्रव्यमान से यदि हम भाग दे दें तो क्या बोल सकते हैं हम, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास। तो हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, हीट कैपेसिटी, कैपेसिटी, क्योंकि कैपिटल एस क्या है, कैपिटल एस को अभी हमने देखा था, कैपिटल एस को बोलते हैं उष्मा धारिता। तो हीट कैपेसिटी पर मास, हीट कैपेसिटी पर मास कॉल्ड स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक। यदि हम इसके इकाई की बात करें कि इसकी इकाई क्या हो सकती है, इसका यूनिट क्या हो सकता है, तो इसका यूनिट जैसा कि अभी हमने देखा था कि विशिष्ट उत्पाधारिता का यूनिट था जूल पर केल्विन, और नीचे क्या है, किलोग्राम है। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जूल kg-1 और केल्विन-। यदि हम और आगे बढ़े
तो एक टर्म की बात करते हैं लेटेंट हीट का सिंबल होगा L और इसकी हिंदी होती है गुप्त गुप्त उष्मा, गुप्त उष्मा। जैसा कि हमने अभी देखा था कि जब हीट देंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और दूसरा चीज क्या हो सकता है, अवस्था में परिवर्तन हो जाए। तो अवस्था परिवर्तन के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए, जितनी उष्मा चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, गुप्त उष्मा। यानी कि इट इज रिस्पॉन्सिबल, इज रिस्पॉन्सिबल टू चेंज इन स्टेट, चेंज इन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु के अवस्था में परिवर्तन के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसको क्या बोल सकते हैं, गुप्त ऊष्मा बोल सकते हैं। यदि हम इसके फार्मूला की बात करें तो इसका फार्मूला होता है L इक्वल टू Q अपान M। क्या हो गया, हीट, और M क्या हो गया, मास। तो इसको हम फार्मूले से भी डिफाइन कर सकते हैं, हीट पर यूनिट मास इज कॉल्ड लेटेंट हीट। यानी कि प्रति द्रव्यमान ऊष्मा को हम क्या बोल सकते हैं, उस वस्तु का गुप्त ऊष्मा बोल सकते हैं। यदि इसके इकाई की बात करें, इसके यूनिट की बात करें, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, क्यू का हो जाएगा जूल, मास का हो जाएगा केजी, इसका क्या हो जाएगा, जूल। जैसा कि हमको पता है कि जब भी अवस्था परिवर्तन होगा तो वहां पे गुप्त ऊष्मा का कॉन्सेप्ट आ सकता है। तो अवस्था परिवर्तन कहाँ कहाँ हो सकता है, ठोस चीज द्रव में जा सकती है, द्रव चीज गैस में जा सकती है, और इसका उल्टा भी हो सकता है, यानी कि गैस वाली चीज किस में जा सकती है, द्रव में जा सकती है, और द्रव किस में परिवर्तित हो सकता है, ठोस में परिवर्तित हो सकता है। यानी कि मेनली दो ऐसे स्पॉट हैं जहां पे अवस्था परिवर्तन हो रहा है, एक बर्फ का या ठोस का द्रव में बदलना, और उसी का उल्टा क्या हो जाता है, द्रव का ठोस में बदलना, उसको एक पॉइंट मान सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, जब द्रव गैस में बदलता है, और उसी का उल्टा एक हो जाएगा कि जब गैस द्रव में बदलेगा, तो उसको पॉइंट मान सकते हैं। तो इसी आधार पे लेटेंट हीट जनरली दो टाइप की होती है, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग यानी कि गलन की गुप्त उष्मा, गलन की गुप्त उष्मा, गलन की गुप्त उष्मा। तो गलन का मतलब क्या हुआ, सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में। यानी कि टेम्परेचर 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 नहीं, हीट, क्योंकि लेटेंट हीट है, हीट रिक्वायर्ड, हीट रिक्वायर्ड 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 टू चेंज टू चेंज सॉलिड इंटू सॉलिड इंटू सॉलिड इंटू लिक्विड। यानी कि सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमको जो भी हीट चाहिए उस हीट को क्या बोल सकते हैं, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। ठीक है, और हमने अभी देखा है कि जब भी इस हीट को हम बताएंगे तो क्या होगा, पर यूनिट मास। तो यहाँ ये भी लिख सकते हैं इंटू लिक्विड पर यूनिट मास, पर यूनिट मास। यानी कि 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम यदि ऑब्जेक्ट है, 1 किलोग्राम यदि बर्फ है, 1 किलोग्राम यदि सॉलिड है, उसके अवस्था को परिवर्तित करना है, उसको द्रव में परिवर्तित करना है, उसके लिए जो भी ऊष्मा चाहिए उस ऊष्मा को क्या बोल सकते हैं, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, गलन की गुप्त। जैसे यदि हम बात करें कि लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस, ये होता है 80 किलो कैलोरी। जैसा कि अभी हमने देखा था कि जो हीट है उसका यूनिट जूल भी होता है, कैलोरी भी होता है। तो इसको बोल सकते हैं हम 80 किलो कैलोरी, और अभी पर केजी, यानी कि 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम बर्फ को, 1 किलोग्राम आइस को यदि हमको वाटर में कन्वर्ट करना है तो कम से कम कितना उष्मा उसको देना पड़ेगा, 80 किलो कैलोरी। 1 किलोग्राम को कितना देना पड़ेगा, 80 कैलोरी। यदि हम इसमें आगे बढ़े तो हम देखते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वेपराइजेशन यानी कि वाष्पीकरण, यानी कि द्रव जो है किस में बदल जाए, गैस में बदल। तो इसको हम लिख सकते हैं भाप की या वाष्पीकरण की
वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा गुप्त उष्मा गुप्त उष्मा। तो वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा क्या होगी? ऑब्वियस सी बात है, वाष्पीकरण कब होगा? जब द्रव गैस में बदलेगा। यानी कि हीट रिक्वायर्ड हीट रिक्वायर्ड हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg of liquid 1 kg of liquid into गैस। यानी कि 1 किलोग्राम यदि लिक्विड को हमको गैस में कन्वर्ट करना है, इसके लिए जो भी उष्मा चाहिए, जो भी हीट चाहिए, उसको हम क्या बोल सकते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जैसे हम बात करें, जो पानी है, जो जल है, जल को यदि हम भाप में बदल रहे हैं तो उसके लिए कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, कितनी उष्मा देनी पड़ेगी? यदि 1 किलोग्राम जल को हम बदल रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं भाप में। तो यदि हम बात करें लेटेंट हीट लेटेंट हीट लेटेंट हीट ऑफ ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, ये कितनी होती है? ये ध्यान देना, 540 किलो कैलोरी पर केजी। यानी कि 1 किलोग्राम जल को यदि हमको भाप में बदलना है तो कम से कम कितनी उष्मा देनी पड़ेगी हमको? 540 किलो कैलोरी। तब जाके क्या होगा? जल किस बदल जाएगा? गैस में बदल जाएगा। तो जैसा कि अभी हमने देखा है, जब हम हीट देते हैं किसी वस्तु को तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो उसका तापमान बदल सकता है, दूसरी चीज हो सकती है कि अवस्था बदल सकती है। यदि तापमान बदलता है तो उसके लिए जितनी ऊर्जा चाहिए, जितनी उष्मा चाहिए, उसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी। और उसी में एक टर्म हम जोड़ दें, 1 किलोग्राम वस्तु के अवस्था परिवर्तन, 1 किलोग्राम वस्तु के ताप को चेंज करना है, तो उसी का नाम क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक हीट। यानी कि उष्माधारिता हीट कैपेसिटी अलग चीज है, स्पेसिफिक हीट यानी कि विशिष्ट उष्मा अलग चीज है। हीट कैपेसिटी में मास का कोई जिक्र नहीं है, उसमें मास का कोई यूज नहीं है। यानी कि जब भी हीट कैपेसिटी को बताना होगा तो हम सीधे सीधे ये बोलेंगे, किसी वस्तु का टेम्परेचर यदि हमको बढ़ाना है, किसी वस्तु का टेम्परेचर यदि चेंज करना है, तो इसके लिए जो भी हीट जरूरी पड़ेगी उस हीट को हम क्या बोल सकते हैं? हीट कैपेसिटी। लेकिन यदि मास उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया गया, यानी कि ये बोल दिया गया 1 किलोग्राम मास है, उसको क्या करना है? उसके तापमान को बदलना है, तो उसके लिए जो उष्मा चाहिए उसको क्या बोलेंगे? विशिष्ट उष्मा। तो टेम्परेचर जब भी परिवर्तित होगा, जब भी तापमान में परिवर्तन आएगा, तो ध्यान देना है कि दोनों टर्म दिए जा सकते हैं, दोनों टर्म यूज किए जा सकते हैं। हीट कैपेसिटी भी यूज हो सकती है और स्पेसिफिक हीट भी यूज हो सकती है। लेकिन हीट कैपेसिटी में ध्यान देना है कि मास का कोई उल्लेख नहीं करना है, लेकिन स्पेसिफिक हीट में उल्लेख करना है मास का। यानी कि को हम थोड़ा सा देखें, स्पेसिफिक हीट, तो स्पेसिफिक हीट में हमने लिखा भी है कि हीट कैपेसिटी पर मास या फिर हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास। तो ये दोनों चीजें हमको ध्यान देना है कि जब भी हम हीट देते हैं तो तापमान में परिवर्तन आएगा, तापमान में जब भी परिवर्तन आएगा तो दो चीजें हो सकती हैं, हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक। यदि हम बात करें हीट देते हैं तो एक और भी चीज हो रही होती है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? अवस्था में परिवर्तन। तो ये, लेकिन एक चीज ध्यान देना है कि जब भी एक चीज होगी तो दूसरी नहीं होगी। यानी कि जब भी टेम्परेचर में चेंज होगा, जब भी तापमान बदलेगा, तो उस स्थिति में अवस्था नहीं बदलेगी। उदाहरण के तौर पे जैसे बर्फ है, बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी में बदलता है, और 0 डिग्री सेल्सियस पर ही पानी किस में बदलती है? बर्फ में बदलती है। इन दोनों में एक चीज ध्यान देना है कि इन दोनों में एक चीज कॉमन है कि अवस्था बदल रही है।
लेकिन टेम्परेचर नहीं बदल रहा है, कि 0 से 1 नहीं हो रहा है, 0 पे ही दोनों घटनाएं हो रही हैं। यानी कि हीट देने पे दोनों काम हो सकता है, तापमान भी बदल सकता है, अवस्था भी बदल सकती है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं होगा। जब तापमान बदलेगा तो अवस्था नहीं बदलेगी, जब अवस्था बदलेगा तो तापमान नहीं बदलेगा। और तापमान से एसोसिएटेड विशिष्ट ऊष्मा, ऊष्माधारिता होगी, और अवस्था से रिलेटेड क्या होगी, लेटेंट हीट होगी, गुप्त ऊष्मा होगी, जिसमें हमने दो गुप्त ऊष्मा देखा था, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यदि हम अवस्था परिवर्तन को देखें तो कहां कहां अवस्था परिवर्तन हो सकता है? जैसे बर्फ है, बर्फ पानी में बदल गया, तो इसको क्या बोलते हैं, गलन। इसको हम बोल सकते हैं गलन, यानी कि मेल्टिंग। यदि इसका उल्टा हो रहा है, यानी कि वाटर किस में बदल रहा है, बर्फ में बदल रहा है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, फ्रीजिंग बोल सकते हैं, जमना बोल सकते हैं। यदि पानी गर्म हुआ, 100 तक पहुंचा और 100 पे कन्वर्ट हो गया, पानी किस में कन्वर्ट हो गया, भाप में, इसको क्या बोल सकते हैं, बॉइलिंग बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं, वेपराइजेशन बोल सकते हैं। यदि इसके उल्टे की बात करें कि बर्फ, भाप जो है वो जल में बदले, यदि भाप जल में बदलता है तो उसको क्या बोलते हैं, संघनन बोलते हैं, कंडेंसेशन। और एक और भी अवस्था होती है कि सॉलिड सीधे किस में बदल जाए, सॉलिड सीधे गैस में बदल जाए, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। यानी कि 5 चीजें हम अवस्था परिवर्तन से संबंधित पढ़ सकते हैं। क्या क्या? गलन, गलन मतलब सॉलिड से किस में बदल गया, लिक्विड में। इसका उल्टा फ्रीजिंग, यानी कि जमना, यानी कि लिक्विड किस में बदल गया, सॉलिड में बदल गया। यदि लिक्विड बर्फ में, लिक्विड भाप में बदले, लिक्विड किस में बदल जाए, गैस में बदल जाए, तो इसको क्या बोल सकते हैं, बॉइलिंग। इसका उल्टा, यानी कि गैस यदि लिक्विड में बदल जाए, तो क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं कंडेंसेशन। और एक और भी चेंज हो सकता है कि सॉलिड सीधे किस में बदल जाए, गैस में बदल जाए, इसको हम क्या बोल सकते हैं, सब्लिमेशन। तो एक एक करके देखते हैं। मेल्टिंग का मतलब क्या होता है, चेंज फ्रॉम, चेंज फ्रॉम सॉलिड स्टेट, सॉलिड लिक्विड, ठोस अवस्था से किस में, द्रव अवस्था में। किस टेम्परेचर पर यह घटना होगी, देखिए टेम्परेचर, टेम्परेचर, टेम्परेचर एट विच, एट विच, एट विच दिस phenomenon is done, this phenomenon, phenomenon, temperature at which this phenomenon is called melting, 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 melting। तो यह ध्यान देना है। इसका उल्टा क्या होगा, फ्रीजिंग। जैसे उदाहरण के तौर पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, आइस किस में कन्वर्ट हो गया, आइस कन्वर्ट्स इनटू वाटर, वाटर। और किस टेम्परेचर पे होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। और 0 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, क्या बोल सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन किसका मेल्टिंग पॉइंट, ये भी ध्यान देना है, ठोस का, यानी कि आइस। इसके उल्टा की बात करें, यानी कि जमने की बात करें, जमने का मतलब क्या हुआ, द्रव किस में बदल गया, ठोस में बदल गया। यानी कि चेंज फ्रॉम, फ्रॉम लिक्विड सॉलिड, लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड सॉलिड। यानी कि द्रव किस में बदल गया, ठोस में बदल गया। और जिस टेम्परेचर पर ये होगा, टेम्परेचर, टेम्परेचर, टेम्परेचर एट विच दिस फिनोमिनन कॉल्ड, क्या बोल सकते हैं इसको, हम बोल सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। और किसका, फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड, इसको क्या बोल सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड। यदि एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वाटर किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर कन्वर्ट्स, वाटर कन्वर्ट्स आइस। और किस टेम्परेचर पे, 0 डिग्री से।
डिग्री से। आगे एक टर्म हम पढ़े बॉइलिंग, क्वथन। बॉइलिंग का मतलब क्या होगा, लिक्विड किस में बदल गई, गैस में। यानी कि इसमें ध्यान देना है, लिक्विड कन्वर्ट्स, लिक्विड कन्वर्ट्स, लिक्विड कन्वर्ट्स गैस। और इसका जो टेम्परेचर होगा, ठीक है, टेम्परेचर जिस पे घटना हो रही होगी, टेम्परेचर का नाम क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। उदाहरण के तौर पे यदि हम बात करें, वाटर जो है किस में कन्वर्ट हो जाए, वाटर कन्वर्ट्स इनटू, वाटर कन्वर्ट्स पेपर, ठीक है। और इसका टेम्परेचर क्या होगा, एट 100 डिग्री से। और 100 क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। कंडेंसेशन क्या है, उल्टा है। कंडेंसेशन का उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसा कि हमको पता है कि जब गर्मी बढ़ती है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा, तो जो सरफेस यानी कि अर्थ के आसपास के जो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे। तो आसपास की जो ह्यूमिडिटी है, आसपास की जो नमी है, वो क्या होगी, टेम्परेचर बढ़ने के साथ गर्म हो जाएगी। जब गर्म चीजें हो जाती हैं तो फैल जाती हैं, जब भी फैलेंगी तो क्या होगा, प्रसार हो जाएगा। प्रसार होने के कारण से वो हल्की हो जाएंगी, हल्की होने से ऊपर उठने लगेंगी। यानी कि जो भी ह्यूमिडिटी है, जो भी आर्द्रता है, जो भी नमी है, क्या होगी, पहले गर्म होगी, गर्म होने के बाद ऊपर की तरफ उठने लगेगी। जैसे जैसे ऊपर जाएगी उसका टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होगा, घटने लगेगा। और टेम्परेचर घटेगा, ऊपर किस लिए उठी थी, क्योंकि हमने टेम्परेचर बढ़ाया था। और टेम्परेचर बढ़ने से क्या हुआ था, जैसे पानी है, को पता है, जैसे तालाब में पानी जमा है, में पानी जमा है, समुद्र में पानी जमा है, जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो इनका पानी क्या होगा, वाष्पीकरण के कारण से ऊपर की तरफ उठेगा। यानी कि द्रव जो है किस में बदला, पहले बदला होगा गैस में। जब भी द्रव गैस में बदला होगा, कुछ ना कुछ टेम्परेचर को, कुछ ना हीट को एब्जॉर्ब किया होगा। हम क्या बोल रहे थे, लेटेंट हीट वेपराइजेशन। जैसे जैसे ऊपर उठेगा टेम्परेचर घटेगा, फिर इसका घटना होगी। घटना का मतलब क्या होगा, गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड। और जब भी गैस लिक्विड कन्वर्ट होगी, क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। तो हमको पता है, जब वाटर मॉलिक्यूल ऊपर जाएंगे, ठंडे होंगे, ठंडे होने के कारण से उनकी अवस्था बदलेगी, अवस्था गैस से किस बदल जाएगी, अवस्था गैस से द्रव में बदल जाएगी। इसी घटना को संघनन बोलते हैं। और संघनन से क्या होता है, बादल बनता है। ये ध्यान देना है। कंडेंसेशन मतलब क्या हो गया, कि गैस कन्वर्ट्स इनटू, गैस कन्वर्ट्स, गैस कन्वर्ट्स लिक्विड। और जिस टेम्परेचर पे घटना हो रही होगी, उस टेम्परेचर को क्या बोल सकते हैं, कंडेंसेशन पॉइंट बोल सकते हैं। कंडन पॉइंट, कंडेंसेशन पॉइंट। लेकिन कंडेंसेशन पॉइंट बोलते ही ये चीज ध्यान मिला देना है, कंडेंसेशन होता किसका है, कंडेंसेशन पॉइंट ऑफ इसका, गैस का। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एग्जाम्पल वही हो सकता है कि जो स्टीम है, तो वेपर है, वेपर किस में कन्वर्ट हो गई, वेपर कन्वर्ट्स, वेपर कन्वर्ट्स, वाष्प जो है बदल गई वाटर में। और उस टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे एट 100 डिग्री सेल्सियस क्या बोल सकते, कंडेंसेशन पॉइंट, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन ऑफ, ऑफ, ऑफ वेपर, कंडेंसेशन पॉइंट ऑफ वेपर। यदि हम इस पूरे को समराइज कर दें तो हमको पता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम समराइज कर सकते हैं, आइस है, आइस वाटर में कन्वर्ट होगा, और वाटर किस में कन्वर्ट होगी, वेपर में कन्वर्ट होगी, वेपर में कन्वर्ट होगी। इसका उल्टा भी होगा, वाटर आइस में और वेपर वाटर में। आइस यदि वाटर में हो रही है तो इसको बोलेंगे मेल्टिंग, मेल्टिंग बोल सकते हैं। वाटर आइस में होगी तो इसको बोलेंगे फ्रीजिंग, फ्रीजिंग। वाटर वेपर में होगी तो इसको बोलेंगे बॉइलिंग, बॉइलिंग। और वेपर वाटर में होगी तो इसको बोलेंगे कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। किस टेम्परेचर पे ये घटना होगी, टेम्परेचर को बोल सकते हैं हम, क्या बोल सकते हैं, कंडेंसेशन पॉइंट बोल सकते हैं, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। हम बोलेंगे जिस टेम्परेचर पे घटना हो रही होगी, देखिए जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर है कंडेंसेशन।
किस टेम्परेचर में बॉइलिंग हो रही है उसको क्या बोल सकते हैं? बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर में फ्रीजिंग हो रही है उसको क्या बोल सकते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। और जिस टेम्परेचर पर मेल्टिंग हो रही है उसको क्या बोल सकते हैं? मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट किसका याद रखना है यहाँ पे? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। फ्रीजिंग किसका याद रखना है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन में किसका याद रखना है? कंडेंसेशन किसका होता है? कंडेंसेशन पॉइंट ऑफ वेपर। और बॉइलिंग पॉइंट में क्या याद रखना है कि बॉइलिंग किसका हो रहा है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है। यदि हम आगे बढ़े एक टर्म को देखते हैं, सब्लिमेशन। जैसा कि हमने अभी समझा था, सुना था, पढ़ा था। सब्लिमेशन का हिंदी होता है ऊर्ध्वपातन, पातन, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन का मीनिंग क्या है? ऊर्ध्वपातन का मीनिंग होता है कोई ठोस चीज है, सॉलिड चीज है, वो सॉलिड हमको पता है जैसे जैसे सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तापमान बढ़ाते हैं, सॉलिड के जो भी कण है, जो मॉलिक्यूल है, के बीच की क्या होती है? बढ़ती है। और जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, अणुओं के बीच जो आकर्षण बल है, मॉलिक्यूल के अट्रैक्टिव फोर्स है, वो कम होगा। और स्पेसिंग बढ़ने के कारण से मॉलिक्यूल का वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ने लगे, यानी कि सॉलिड का एक्सटेंशन होने लगे। कोई एक टेम्परेचर आएगा जिसको हम क्या बोल देंगे? मेल्टिंग पॉइंट बोल देंगे। सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर लिक्विड का प्रसार होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा और लिक्विड के जो अणु हैं, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं, वो एक दूसरे से दूर जाएंगे बिना अवस्था परिवर्तित किए। जब तक तापमान बदलेगा तब तक सिर्फ बढ़ सकती है, लेकिन अवस्था नहीं बदलेगी। उसके बाद से द्रव किस में हो जाएगा? गैस में हो जाएगा। यानी कि कंटिन्यू ये प्रोसेस इस तरीके से, सॉलिड पहले लिक्विड, लिक्विड। लेकिन एक प्रोसेस ऐसा है, सॉलिड सीधे किस में बदल जाती है? सॉलिड सीधे गैस में बदल जाती है। इसी को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है? तो सॉलिड है, सॉलिड है, वो किस में बदल जाए? सॉलिड कन्वर्ट्स डायरेक्टली, डायरेक्टली, डायरेक्टली वेपर या फिर गैस लिख। और जिस टेम्परेचर पर होगा उस टेम्परेचर का नाम क्या होगा? सब्लिमेशन। टेम्परेचर का नाम क्या हो जाएगा? सब्लिमेशन। तो उदाहरण पूछते हैं, उदाहरण हमेशा याद रखना है। जैसे हम जो घरों में यूज करते हैं, कैम्फर, नेफ्थलीन हो गया, आयोडीन हो गया। तो ये उदाहरण हमको याद रखना, उदाहरण इसका बहुत अच्छा है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी वनडे एग्जाम होंगे सब में पूछता है। सब्लिमेशन एक टॉपिक हम बहुत महत्वपूर्ण पढ़ते हैं, जिसको वाष्पीकरण, इसको भी वाष्पीकरण बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा सा अलग है। इंग्लिश ही इसका याद रखेंगे तो इवापोरेशन। इवापोरेशन का मतलब तभी हमने देखा था, जब भी हम द्रव से गैस में जाएंगे तो एक पॉइंट पे जाएंगे, टेम्परेचर की एक वैल्यू होगी, द्रव किस में? गैस में बदले। उदाहरण के तौर पे हम वाटर का उदाहरण लें, वाटर जी 100 डिग्री, जल जो है 100 डिग्री से आप में। लेकिन यदि यही घटना हो और टेम्परेचर इतना ना हो, यानी कि 100 डिग्री से कम टेम्परेचर पर ही जल किसमें बदल जाए? भाप में। बॉइलिंग पॉइंट से टेम्परेचर पर यदि है कि लिक्विड गैस में बदलता है तो हम बोलते हैं इवापोरेशन। और इवापोरेशन किस टेम्परेचर पर हो सकता है? इवापोरेशन पर ध्यान देनी है। इवापोरेशन में उदाहरण के तौर पर जब गर्मी बढ़ेगी तो हमको पता है तो भी टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का होगा, 100 तो पूछता है नहीं। अधिक से अधिक जाएगा तो 50 हो सकता है, 52 हो सकता है। लेकिन हमको पता है कि तालाब सूखने लगते हैं। हमको ये भी पता है कि बहुत कम टेम्परेचर पर तो हमारे गीले कपड़े वो सूखने। तो ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर गीला है मतलब उसमें नमी है, यानी कि वो द्रव अवस्था में है, और द्रव अवस्था से वो सूख गया, यानी कि वो द्रव क्या हो गया? गायब हो गया। तो द्रव जब भी गायब होगा हमेशा
भाप बन के ही गायब होगा। यानी कि जब भी वाटर लॉस होगा, जब भी वाटर अपनी अवस्था बदलेगी, वाटर हमेशा अपनी अवस्था किस में भाप में बदलेगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ाने पे जो द्रव है वो गैस में ही कन्वर्ट हो, जो जल है वो भाप में ही। इसका मतलब क्या हुआ, यदि वाष्पीकरण की घटना हो रही है, यानी कि जो लिक्विड है, द्रव है, गैस में बदल रहा है, इस टेम्परेचर पे बिलो बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक से कम टेम्परेचर, यानी कि जो लिक्विड है, लिक्विड ये कन्वर्ट हो रही है, कन्वर्ट गैस इस पे किलो बॉइलिंग पॉइंट, किलो बॉइलिंग पॉइंट। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इवापोरेशन बोल सकते हैं। इसका एग्जांपल भाई कपड़े का सूखना, या फिर इवापोरेशन, इवापोरेशन, या फिर ये लिख सकते हैं पॉन्ड, तालाब है कैसे हो जाते, ड्राई हो जाते हैं, क्लॉथ्स ड्राई हो जाते हैं। ये सब इसके उदाहरण हो सकते हैं। इसका एक उदाहरण और हो सकता है जो बहुत फेमस एग्जाम्पल है, अर्थेन पॉट्स। अर्थेन का मतलब क्या हुआ, जो अर्थेन पॉट्स का मतलब होता है जो मिट्टी बनी हुई, जैसे घड़ा हो सकता है, सुराही हो सकता है। यदि हम बात करें, एक घड़े का उदाहरण लें, घड़ा है, घड़ा, जैसे हमने एक घड़ा बना दिया, इसमें है पानी, तो घड़े में क्या होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं। जब भी टेम्परेचर बाहर का बढ़ेगा, तो यह टेम्परेचर अंदर के टेम्परेचर को भी बढ़ाएगा शुरुआत में, और अंदर का जो ही टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, तो क्या होने लगेगा, इवापोरेशन, यानी कि इस छिद्र के थ्रू वाटर का क्या होने लगेगा, वाटर कन्वर्ट होने लगेगा, वाटर कन्वर्ट्स इनटू वेपर, घटना के थ्रू, इवापोरेशन के थ्रू, इवापोरेशन, इवापोरेशन, यानी कि वाष्पीकरण के कारण से क्या होगा, जैसे जो घड़ा है, घड़े में छोटे छोटे सारे क्या होगा, वाष्पीकरण की घटना होगी, इवापोरेशन होगा। इस इवापोरेशन से क्या होता है, पता है कि इवापोरेशन में क्या होगा, द्रव गैस में बदल, द्रव जब भी गैस में बदलेगी तो एक उष्मा की जरूरत, जो उष्मा सहायता करेगी अवस्था में परिवर्तन, और अवस्था में परिवर्तन सहायता करने वाली उष्मा का नाम क्या होता है, लेटेंट हीट, यानी कि लेटेंट हीट की जरूरत पड़ेगी। तो यह लेटेंट हीट मिली कहां से, नहीं उठता है, अवस्था बदला तो लेटेंट हीट की जरूरत थी, लेटेंट हीट कहां से, यह लेटेंट हीट, यह जो पानी गर्म हुई थी, पानी से मिली, जब पानी से उसको लेटेंट हीट मिल जाएगी तो पानी का हीट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जब पानी का हीट कम होगा तो पानी का टेम्परेचर गिर जाएगा। अर्थन पॉट्स में, यानी कि मिट्टी के बर्तनों में पानी है, पानी रखा हुआ है, बाहर टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो अंदर वाला टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हमको पता है कि सुराही से यदि हम पानी पिए, घड़े का पानी पिए, बाहर कितनी भी गर्मी हो, का पानी हमेशा क्या मिलेगा। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट को हम समझने की, एनामोलस, एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, एनामोलस ऑफ वाटर, इसको बोल सकते हैं हम जल की अनियंत्रित, या फिर जल का अनियमित प्रसार। अनियमित का मतलब क्या होता है, जनरली हमको पता है जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वस्तु फैलती है, ठीक है, वस्तु फैलने का मतलब सॉलिड है, सॉलिड के जाएगी, यानी कि उसका आयतन बढ़ने की कोशिश, इस तरह से यदि लिक्विड है, अणुओं की भी बढ़ेगी, उनका आयतन भी बढ़ेगा, यदि गैस है तो उनके अणुओं की भी बढ़ेगी, उनका आयतन बढ़ेगा। कहने का मतलब ये होता है कि सामान्यतः क्या होता है, जनरली क्या होता है, यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है,
अब वॉल्यूम जब भी बढ़ेगा तो हमको पता है मास तो बदल नहीं रहा है, यानी कि डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी जनरली। लेकिन वाटर के केस में ध्यान देना है, वाटर के केस में क्या होता है, तो वाटर के केस में 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, हमको पता है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। बावजूद इसके एक चीज ध्यान देना है, टेम्परेचर भले ही क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन वॉल्यूम घटता है। क्या होता है, घटता है। और वॉल्यूम घटने के कारण से डेंसिटी क्या होती है, बढ़ती है। यानी कि जो वाटर है 0 से 4 डिग्री टेम्परेचर यदि हम बढ़ाते हैं तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, बढ़ती है और वॉल्यूम घटता है। आफ्टर 4 डिग्री से 4 डिग्री से बाद बढ़ाने लग जाए, उस कंडीशन में ऊपर वाले रूल को फॉलो करने लग जाए, यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा और क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यह वाला जो पोर्शन है 0 से 4 डिग्री से, यह पोर्शन क्या कर रहा है, विसंगति शो, अनियमितता शो कर, यानी कि जो साधारण सूत्र है, जो साधारण नियम है, फॉलो नहीं कर रहा है। साधारण नियम यह कहता है कि टेम्परेचर जैसे बढ़ाएंगे प्रसार होगा, प्रसार होने से आयतन बढ़ेगा और आयतन जब भी बढ़ेगा तो लेकिन 4 डिग्री से तक पानी क्या होता है, इसको धारण नहीं करता है, फॉलो नहीं करता है। यानी कि 2 से 4 डिग्री से तक टेम्परेचर बढ़ाते हैं, वॉल्यूम बढ़ने के बजाय घटता है और डेंसिटी घटने की बजाय बढ़ती है। जल की विसंगति या फिर जल का अनियमित प्रसार। यदि हम बात करें डेंसिटी, तो हमको पता है कि 4 डिग्री सेल्सियस तक डेंसिटी बढ़ रहा है और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। कहने का मतलब हुआ डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर मैक्सिमम 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 एट 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की डेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम, और 4 डिग्री से बढ़ाएंगे तब डेंसिटी कम होगी। तो यहीं पे यदि हम एक और बात करें, किसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, डेंसिटी ऑफ ऑफ आइस और डेंसिटी ऑफ वाटर दोनों में कंपेयर करें, किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। भी हमने देखा है वाटर की डेंसिटी ज्यादा होगी, लेकिन इसमें ध्यान देना है कि 0 से 4 डिग्री से, ठीक है। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ आइस होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर से ज्यादा होता है। इसलिए हमको पता है कि यदि बर्फ के टुकड़े को पानी के ऊपर डाल दें, डेंसिटी क्या है, बर्फ की बर्फ की डेंसिटी क्या है, बर्फ की डेंसिटी कम है, तैरता रहता है, धन्यवाद।